हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल राजन साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग पिछली क्लास में हम लोगों ने रासायनिक समीकरण क्या होता है उसे सीख लिया था। आज हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। ठीक है बच्चों, आज हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। रासायनिक समीकरण हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो बच्चों, इसके आपके टोटल 6 नियम हैं। पहला नियम क्या है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं उत्पाद का सूत्र ज्ञात करना। पहला नियम हमारा है कि ज्ञात करना या सूत्र लिखना। चलो बच्चों, अगर आप सभी को किसी भी यौगिक के रासायनिक सूत्र और उसके नाम पता है तो अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो मेरे चैनल का सबसे पहला वीडियो देख लीजिएगा, हाउ टू मेक केमिकल फार्मूला इजिली। 2 भागों में बनाया है बच्चों, उसको देख लीजिएगा। आपको किसी भी अभिकारक, किसी भी उत्पाद का सूत्र बनाना आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, दूसरा पॉइंट क्या कहता है आपका, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, किसी भी गैसी परमाणु को सदैव द्विपरमाणुक के रूप में लिखते हैं। क्या करेंगे बच्चों, उसको द्विपरमाणुक रूप में लिखेंगे। एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल है H2O2 N2 F2। ये सभी आपके गैसियस परमाणु है और इनको जब भी हम किसी रासायनिक समीकरण में लिखेंगे तो इसको हमेशा हम 2 के रूप में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तीसरा नियम इसका क्या है, तीसरा नियम क्या कहता है कि किसी भी ठोस या आप धातु कह सकते हैं, धातु अवस्था में पाए जाने वाले परमाणु को सदैव एक परमाणु के रूप में लिखते हैं। सदैव कितने, एक परमाणु के रूप में लिखते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें बच्चों तो इसका एग्जाम्पल है आपका जैसे सोडियम Na, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg। ये सभी जब भी लिखे जाएंगे किसी भी रासायनिक समीकरण में तो इनके अणुओं की संख्या हम हमेशा 1 लिखेंगे, लेकिन कोई गैसीय परमाणु रहेगा तो उसको H2O2 N2 F2 की तरीके से हम उसको लिखते हैं। फोर्थ नियम क्या कहता है बच्चों, किसी भी रासायनिक समीकरण में बाईं ओर यानी कि आपका लेफ्ट हैंड साइड, बाईं ओर अभिकारक एवं दाहिनी ओर
यानी कि आपका RHS दाहिनी ओर उत्पाद को लिखते हैं, उत्पाद को लिखते हैं, और दोनों के मध्य में तीर के चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तीर के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, चौथा नियम हमारा क्या कह रहा है, किसी भी रासायनिक समीकरण में बाईं ओर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड यानी कि इस दिशा में अभिकारक लिखते हैं, और एवं दाहिनी ओर RHS में यानी कि आपका राइट साइड की तरफ आपका उत्पाद लिखते हैं, और दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, एक एरो यानी कि एक कहेंगे तीर के चिन्ह का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, और इसके बाद 2-3 पॉइंट और हैं आपके। आपका 5वां पॉइंट है किसी भी रासायनिक समीकरण में ताप और दाब को सदैव तीर के चिन्ह, तीर यानी कि जो एरो का चिन्ह होता है, तीर के नीचे लिखते हैं, और उत्प्रेरक को सदैव तीर यानी कि जो चिन्ह होता है के ऊपर लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा 2-3 नोटेशन का और इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अगर एरो का निशान किसी तत्व के साथ में ऊपर की तरफ दे दिया तो इसका मतलब होता है कि वो तत्व या वो परमाणु गैस रूप में बाहर निकलेगा। वो गैस रूप में क्या करेगा, बाहर निकलेगा। अगर ये एरो का निशान नीचे की तरफ कर देगा तो वो कोई ठोस अवक्षेप प्राप्त होगा, अवक्षेप प्राप्त होगा, वो भी किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। ठीक है बच्चों, अगर आपका नोटेशन इस तरीके से कर देता है एक त्रिभुज की तरीके से, तो इसका मतलब होता है कि अभिक्रिया को गर्म किया जा रहा है। ठीक है, गर्म किया जा रहा है, अगर ऐसा कर देता है। ठीक है बच्चों, और अगर आपका मान लीजिए इसी त्रिभुज के निशान को नीचे की तरफ कर देता है, तो इसका मतलब ये आ रहा है कि आपका कि इसको हम ठंडा कर रहे हैं, जो क्रिया है उसको ठंडा किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, इन 4 नोटेशन का भी और हम ध्यान में रखेंगे। और जो इसके लास्ट और छठी विधि है, यदि रासायनिक अभिक्रिया में 2 से अधिक अभिकारक का उपयोग होता है तो उन्हें अलग अलग दिखाने के लिए बीच में प्लस चिन्ह या धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और ठीक इसी प्रकार उत्पाद में भी,
देखो बच्चों, हम क्या करते हैं हमेशा कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक यदि भाग ले रहे हैं तो उन्हें अलग अलग दिखाने के लिए हम उसमें क्या करेंगे, प्लस चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। अगर मान लीजिए कि अपक्रिया पूरी होने के बाद जो उत्पाद बन रहा है वो भी एक से अधिक बन जाए, तब उसमें भी हम उनके बीच में किसका इस्तेमाल करते हैं, प्लस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इस चीज को हम क्या करते हैं, एक उदाहरण द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। इसको मिटा दें बच्चों। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन है आपका कि मेथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्राप्त होता है। जल क्या होता है, प्राप्त होता है। तो देखिए बच्चों, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो अब यहां पे देख लो, मेथेन और ऑक्सीजन ये हमारा अभिकारक का काम करेंगे। और देखो अपक्रिया की उपस्थिति में जलाने पर आपकी अपक्रिया हो रही है और उत्पाद में आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलेगा हमें। तो देखिए अभिकारक हमारा मेथेन का सूत्र CH4 होता है बच्चों। फिर देखिए यहाँ पे अभिकारक 2 हो गया, तो यहाँ पे प्लस चिन्ह का इस्तेमाल कर देंगे और साथ में क्या लगा देंगे, O2। फिर इसके बाद अब इसको जलाया जा रहा है, यानी कि गर्म कर रहे हैं इसको, ठीक है। अब जब इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद क्या बन रहा है, CO2 और साथ में क्या बन रहा है, आपका जल बन रहा है, H2O बन रहा है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं चीज आपको समझ में आया होगा कि रासायनिक समीकरण को हम किस तरीके से लिख सकते हैं अगर वो रासायनिक समीकरण इस तरीके से दे दिया जाए, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे कुछ चीजों का प्रयोग और रह गया है, बस इसके बाद वाले टॉपिक से आपको इस चीज को समझा दिया जाएगा। यहाँ पे कार्बन की संख्या देखिए आपका 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को डबल कर देंगे तो 2 और ये भी हो जाएगा, और यहाँ पे 2 और यहाँ पर भी 2, तो ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आपको रासायनिक समीकरण लिखना उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका उस टॉपिक की बात करते हैं जिस टॉपिक से आपके कक्षा 10 में 2 नंबर का क्वेश्चन लगभग हर साल आपका आता है, लगभग हर साल आता है 2 नंबर का क्वेश्चन। वो आपका टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अब देखो बच्चों, रासायनिक समीकरण जो होता है वो संतुलित करने की आपकी 4 विधि होती है, ठीक है। एक आपका है जांच एवं त्रुटि विधि, ठीक है। दूसरा आपका संयोजकता विधि, तीसरा है आपका आंशिक आयन विधि, आंशिक विधि इसको बोलते हैं, आंशिक विधि। और तीसरा होता है आयनिक विधि, तीसरा आपका आयनिक विधि। अब देखो बच्चों, जो ए वाला है ये हमारा 10th में पढ़ना है, बाकी ये तीनों जो हैं ये आपके 11th के टॉपिक है, तो इनको हम 11th में पढ़ेंगे। एक आपका ऑक्सीकरण या कहें तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, हिंदी में कहें ऑक्सीकरण और अपचयन नाम का एक चैप्टर है, उसमें इन 3 विधियों को हम पढ़ेंगे और ये 11th क्लास का टॉपिक है। तो हम इनको छोड़ देते हैं, सिर्फ हम पहली विधि का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे 10th के सिलेबस में हमको पढ़ना है। तो देखो बच्चों, यहां पर जांच
और त्रुटि विधि का इस्तेमाल करने के लिए आपको एक नियम का याद होना चाहिए, जो कि आपका है द्रव्य अविनाशिता का नियम। जो कि आपका है द्रव्य अविनाशिता का नियम। ये नियम आपको पता होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, ये नियम आपका क्या कहता है? इस नियम में कुछ खास चीजें नहीं है, बट फिर भी जानते रहिए कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो कोई द्रव्य उत्पन्न होता है और ना ही कोई द्रव्य या पदार्थ नष्ट होता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। चलिए बच्चों, इसको भी समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। ठीक है, हम यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं आपका H2 प्लस O2। हम इन दोनों को मिला के बना देते हैं आपका जल, जो कि बनेगा आपका H2O। हमारा क्या बनेगा? H2O। तो देखो बच्चों, यहां पर भी हाइड्रोजन था, यहां पर भी हाइड्रोजन है, यहां पर ऑक्सीजन था, यहां पर भी ऑक्सीजन है। क्या यहां पे कोई नष्ट हुआ है? हाँ, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन की एक संख्या कम है, तो हम यहाँ पे 2 से गुणा करके इसको क्या कर लेंगे? बैलेंस कर लेंगे, और इसको भी 2 से गुणा करके बैलेंस कर लेंगे, जो अभी आपको सिखाने वाले हैं इसको कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या 4, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 4, यहाँ पे ऑक्सीजन संख्या 2, यहाँ पे ऑक्सीजन संख्या कितनी है? 2 है। तो दोनों तरफ दोनों चीजें बराबर है। यहाँ पे ना तो कुछ नष्ट हुआ है, ना ही क्या हुआ आपका उत्पन्न हुआ है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो गया है? परिवर्तित हो गया है। यहाँ पर देखिए, ये आपका गैस फॉर्म में है और ये भी आपका गैस अवस्था में है, लेकिन ये आपका लिक्विड अवस्था में है। तो देखिए बच्चों कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, लेकिन यहाँ पे कोई नया चीज नहीं बना है आपका। ठीक है, यही जो आपके अभिकारक में हम लिए थे, इन्हीं के संयोग द्वारा एक उत्पाद बना है, बट कोई नया चीज नहीं बना। नया चीज का मतलब ऐसा कि हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया था, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से संबंधित चीज ही बनी है। ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पर हमने H2O2 लिया था और यहाँ पे NH3 बन गया, या इसके अलावा हमारा H2S बन गया, ऐसा नहीं हुआ है बच्चों। तो याद रखिएगा कि द्रव्य अविनाशिता का नियम क्या कहता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो कोई द्रव्य उत्पन्न होता है और ना ही कोई द्रव्य नष्ट होता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है? परिवर्तित होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखते हैं। अब उसके लिए हमें 2-3 नियम याद रखने की जरूरत है। पहला नियम क्या करते हैं? सर्वप्रथम अभिकारक एवं उत्पाद के सूत्र एवं प्रतीक लिखते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा नियम क्या है? दूसरा काम क्या करते हैं कि अभिकारक एवं उत्पाद में परमाणुओं की संख्या जांच करते हैं, या कहें तो जांच करते हैं। उसको क्या करते हैं? जांच करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है? यदि किसी तरफ, चाहे अभिकारक में चाहे उत्पाद में, यदि किसी तरफ परमाणु की संख्या अधिक है, तो
उसके ठीक विपरीत दिशा में किसी संख्या से गुणा करके उसे संतुलित करते हैं। देखो बच्चों, हमारे 3 नियम अगर आप याद कर लेते हैं तो आप किसी भी रासायनिक समीकरण को क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। पहला नियम हमारा क्या है, सर्वप्रथम हम अभिकारक और उत्पाद के सूत्र और प्रतीक के रूप में लिखते हैं, या कहें तो उसको एक रासायनिक समीकरण बनाते हैं। दूसरा चीज हम क्या करते हैं, अभिकारक एवं उत्पाद में परमाणु की संख्या की जांच करते हैं, हम चेक करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यदि किसी तरफ परमाणु की संख्या अधिक है तो उसके ठीक विपरीत दिशा में हम क्या कर देंगे, किसी संख्या से गुणा करके उसे संतुलित कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, अभिकारक में अगर अधिक हो जाएगा तो उत्पाद में गुणा करेंगे, और उत्पाद में अगर अधिक हो जाएगा तो अभिकारक में गुणा करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, इसका भी हम एक एग्जांपल लेकर हम इस चीज को समझ लेते हैं कि कैसे संतुलित किया जाता है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम आपका। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोजन की अपक्रिया हाइड्रोजन के साथ किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराने पर अमोनिया प्राप्त होता है। अमोनिया प्राप्त होता है, ठीक है, अमोनिया क्या करता है, प्राप्त होता है। तो चलिए हम इसमें देख लेते हैं। नाइट्रोजन किस अवस्था में पाया था बच्चों, गैस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका N2। हाइड्रोजन के साथ करवा रहे हैं तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लग जाएगा क्योंकि अभिकारक 2 हो गया। तो हाइड्रोजन किस अवस्था में पाया था, गैस अवस्था में, तो यानी कि H2। तो चलो इसकी अपक्रिया करवा देते हैं। तो अब देखो किसकी उपस्थिति में हो रहा, उत्प्रेरक, तो उत्प्रेरक को यहां पर लिखेंगे। देखो बच्चों, अगर किसी भी रासायनिक अपक्रिया में बोल देता है कि इस उत्प्रेरक को, तो उत्प्रेरक जहां हम लिखे उत्प्रेरक, उसी जगह पे उस उत्प्रेरक को लिख दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाने में क्या बना है आपका, अमोनिया। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NaH3। पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या करते हैं, हम चेक करेंगे दोनों तरफ कि किस तरफ कम है किस तरफ अधिक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या कितनी है आपकी, 2, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2। इधर आ जाते हैं, नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 1, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3। तो देखो बच्चों हमें क्या मिला, यहाँ पे सबसे पहली चीज हमें नाइट्रोजन की संख्या इस तरफ अभिकारक में 2 है और उत्पाद में 1 है। तो हम किस तरफ कम है बच्चों, उत्पाद में। तो हम इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। कितने से, चलिए कर लेते हैं, 1 से गुणा करते हैं। 1 से गुणा करने कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो हम कितने से करेंगे, 2 से। जब 2 से करेंगे तो 2 1 का 2, यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। तो चलिए बच्चों हम यहाँ पे 2 से गुणा कर देते हैं। तो याद रखिएगा जब भी हम गुणा करेंगे तो यहाँ नीचे नहीं करेंगे, यहाँ सामने करेंगे। ठीक है, अब यहाँ 2 से गुणा किया तो नाइट्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 2। नाइट्रोजन की संख्या हमारी कितनी हो गई, 2, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस 2 का गुणा नाइट्रोजन के साथ साथ हाइड्रोजन में भी होगा। जैसे कि हम आप मैथ में पढ़ते हैं 2, ये वाला पढ़ते हैं ना, यहाँ हम सभी लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 का गुणा A में भी होता है, 2 का गुणा B में भी होता है। वही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी लागू होगा। इस 2 का गुणा N में भी होगा और यहाँ पर H में भी होगा आपका। तो यहाँ पर देखिए 2 बराबर कितना है, यहाँ पे 2। तो इस 2 का गुणा हाइड्रोजन में भी होगा, यानी कि यहाँ पे गुणा कितना हो जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 3 6। तो हाइड्रोजन संख्या यहाँ पे कितनी हो गई, 6, और यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या कितनी है, 2 है। तो देखो नाइट्रोजन की संख्या बराबर, बस हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई है। तो हम इसमें भी क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। कितने से, 3 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ पे कितने से गुणा करेंगे हम, 3 से। तो
ये रासायनिक समीकरण हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया आपको? चलिए ठीक है। चलिए हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हम आपका जल वाला ले लेते हैं, जल वाला। हमने H2 लिया था, O2 लिया था, इनकी क्रिया करवाई थी तो हमारा यहाँ पे बना था H2O। चलो अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं किसकी संख्या अधिक है, किसकी संख्या कम है। तो यहाँ पे H बराबर कितना है, 2, O बराबर कितना है, 2। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या भी 2 है और ऑक्सीजन की संख्या भी 2 है। तो यहाँ पे H बराबर 2 है, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या 2 है, O कितना है, 1 है। यहाँ पे O की संख्या ही क्या है, हमारी कम है। तो हम यहाँ पे कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। O को हमको क्या करना है, संतुलित करना है। तो देखो O को संतुलित करने के लिए यहाँ पे कितने से गुणा करेंगे, 1 से। 1 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे 1 से जब इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे 2 से कर देंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने से गुणा हो जाएगा, 2 से। जब 2 से गुणा होगा तो ऑक्सीजन की संख्या तो बराबर हो गई, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या करेगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि इस 2 का गुणा हाइड्रोजन में भी होगा। तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना आ गया, 4। तो चलो अब यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या 4 हो गया, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या कितनी है, 2 है। तो इसमें भी 2 से गुणा कर दो, 2 दूना 4। तो यानी कि यहाँ पर हम कितने से गुणा कर देंगे, 2 से। तो अब ये आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, एक संतुलित रासायनिक समीकरण आपको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, हम एक ले लेते हैं KClO3। ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट ऑक्साइड। ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, इसको देखो हमारे यहाँ पे क्या बनेगा, KCl+O2 बनेगा। यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, KCl और O2। अब इसको संतुलित करना है, तो चलिए सबको लिख लेते हैं। पोटेशियम कितना है, 1 है। क्लोरीन कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 3 है। ऑक्सीजन संख्या कितनी है, 3 है। इधर भी पोटेशियम कितना है, 1 है। क्लोरीन कितना है, 1 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी, 2 है। तो चलिए बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं कि पोटेशियम क्लोरीन दोनों तरफ दोनों बराबर, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या अभिकारक में अधिक है और उत्पाद में कम है। तो यहाँ पे किसी संख्या से हम गुणा कर लेते हैं, गुणा करके इसको संतुलित करते हैं। तो चलो संतुलित करते हैं। तो यहाँ पे 2 से करते हैं, क्योंकि 1 से करेंगे तो वही रह जाएगा ना, इसलिए 2 से कर, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। लेकिन यहाँ पे जब हम 2 से गुणा करते हैं, 2 3 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6। तो आप देखो यहाँ पर 4 हो रहा था, 1 अधिक हो जा रहा था, तो यहाँ पे 1 कम हो जा रहा था, इसलिए 2 से फिर से गुणा कर देंगे, 6 हो गया। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे 2 की बजाय हम कितने से गुणा कर देंगे, 3 से। तो 2 3 6, यानी कि हमें यहाँ पे ये समझ में आ गया कि यहाँ पे कितने से गुणा करना है हमको, 3 से। ये 3 से गुणा करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे 3 की गुणा करने पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से गुणा करने पर यहाँ पे इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब 2 से जब गुणा करेंगे तो इस 2 का गुणा पोटेशियम में भी होगा और क्लोरीन में भी होगा, यानी कि गुणे 2 गुणे 2। तो चलो 2 1 कम 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका K2, और इसका जब करेंगे Cl2, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जब 2 का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। यानी कि इस तरफ कम है तो इसमें भी कितने से करेंगे, 2 से। तो यहाँ पे लगा देंगे कितना, 2। तो ये रासायनिक समीकरण आपका क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।